ए, ये इन पेपर्स की फोटो क्यों खींच रहा है तू? क्या करेगा इनका? बड़े मालिक, भले ही आप ऑफिस को बेच रहे हो, लेकिन अशोक गुप्ता का बेटा होने के नाते इसकी एक कॉपी तो मेरे पास भी होनी चाहिए। अच्छा, और क्या करेगा इन कॉपीज का? मैडम जी ने ऑफिस को रेंट पर दिया तो आपने उसे बेच दिया, तो आपको इसे बेचने से रोकने के लिए या मैडम जी के साथ गलत होने से उन्हें बचाने के लिए मैं जो कर पाऊंगा वो करूंगा। आपने बाहर कहा ना कि आप हारते नहीं है, तो मैं भी इतनी आसानी से हारूंगा नहीं, और ना ही मैडम जी को हारने दूंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो फिर लड़, दम लगा के लड़, कोई कसर मत छोड़ियो तू, ताकि जब हम तुझे इस घर से निकाले तू दोबारा जिंदगी में हमसे उलझने की हिम्मत ना करे। खड़ा खड़ा देख क्या रहा हमें? जा तैयारी कर लड़ने की, चल। अरे ए रुक, हमारा सामान लेके कहां जा रहा है? बाहर आंगन में रख दूंगा। क्यों? हमारे कमरे का सामान तू आंगन में क्यों रखेगा? यहीं रख इसे। अरे सुना नहीं, हमने कहा रख यहीं। मैं तो बस आपका सामान बाहर रखने की बात कर रहा था, और आप तो इतना गुस्सा हो गए। तो आप सोचिएगा कि मैडम जी, यानी कि आपके घर की बहू, उन्हें तो आपने अलग कर दिया, उन पर क्या बीत रही होगी? आज आपके घर की इज्जत मजदूर बन गई, और किसी के नौकर बनने के लिए भी वो रेडी है, और ये सब आप ही की वजह से हुआ है बड़े मालिक। इन्हें ये सब कहने का कोई फायदा नहीं कृष्णा, और घर के बाहर ही क्यों, घर में भी तो हमने यशोदा के साथ सारे रिश्तों के बंधन तोड़कर उसे दुश्मन की जगह दे दी है। इसने आपके कमरे का सामान जरा सा क्या हिला डुला दिया, आप इतना तिल मिला उठे। इतना गुस्सा आपको अपने ऊपर क्यों नहीं आता, जब आप यशोदा की जगह यहाँ से वहाँ कर रहे होते हैं? हमारा बेटा भी यहाँ से वहाँ हुआ है। हाथ धोने? अब झूठ भी बोलने लगे मुझसे। उस तरफ बाबूजी का कमरा है कृष्णा, तुम क्या कहकर आए उनसे? वो किसी की सुनते हैं क्या, जो उन्हें कुछ कहूंगा? ऐसा है कि कभी कभी किसी एक का पक्ष लेते हुए हम इतना उसी पक्ष के बारे में सोचते हैं, इतना गंभीर हो जाते हैं उस बात को लेकर, कि हमें ये समझ में नहीं आता कि किसी और के साथ हम बदतमीजी कर रहे हैं। तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए हम किसी अपने को हर्ट ना करें। मैडम जी, आप हमेशा कितनी सही बात करती हैं, लेकिन सब तो आपके साथ गलत ही करता है। कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि क्या गलत है और क्या सही है। चलो छोड़ो इन बातों को, इतना मत सोचो। बाबूजी, लीजिए, मुंह मीठा कराइए ना यशोदा रानी का। बाबूजी,
कमरा अगर सिर्फ मेरे पति का ऑफिस होता तो छोड़ भी देती, लेकिन ये मेरे बेटियों का, मेरे बेटे का हिस्सा है, उनका हक है। मेरे बच्चों का हक नहीं बेचने दे सकती। बंद करो ये तमाशा। मेहता जी, पूजा की तैयारी कीजिए। हम भी देखते हैं हमारी बहू कैसे नहीं नारियल फोड़ने देती। गायत्री, मनोज भैया से जरा बात करनी थी। वो घर पर नहीं है। वो आज सुबह सुबह ही निकल गए थे केस के किसी सिलसिले में, तो आज जल्दी ही चले गए। चाय तक नहीं पी करके गए तो। लेकिन मनोज अंकल ने तो कल रात कहा था कि आज सुबह वो हमारे घर आएंगे। हाँ, हमारे घर? चलो अच्छा है कि तुमने उस घर को अपना घर तो माना। गायत्री भैया कब तक लौटेंगे? बहुत जरूरी काम है। क्या काम है यशोदा, तुम मुझे बता दो, मैं बता दूंगी उन्हें। माफ कर दीजिए मुझे यशोदा भाभी, आपसे 2 कदम दूर दीवार के इस पार ही हूं, लेकिन आपके सामने नहीं आ सकता। सॉरी यशोदा भाभी। एक्चुअली कृष्णा, कृष्णा, मनोज अंकल, भैया बताओ जीजी। जिंदगी में ना कभी भी इतना मजा किसी और पूजा की तैयारी करने में नहीं आया जितना इस पूजा की तैयारी करने में आ रहा है। बात तो सही कह रही है। मजा पूजा की तैयारी में नहीं है, मजा है यशोदा के अरमानों की चिता सजाने में। वाह, तो तुम वैसे बिल्कुल सही कह रहे हो। पर जिज्जी, वो सब तो ठीक है, पर आपको नहीं लगता कि भाभी को सबक सिखाने के चक्कर में बाबूजी ने भैया का ऑफिस इतना महंगा वाला सस्ते में बेच दिया? हमें लग रहा है हमें ना नुकसान हुआ है। अरे मास्टर ने इससे हमको तुमको क्या लेना देना है? कौन सा ये ऑफिस हमारे तुम्हारे नाम होने वाला है? हम तो भला मनाते हैं बाबूजी का कि उन्होंने बेच दिया। अरे इसी बहाने कम से कम 4 पैसा आएंगे। अब अगर यशोदा रानी के पल्ले रहता तब तो किसी को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। ये बात भी सही है। अरविंद का फोन देखना, अभी हमें समझाएंगे। अरे कितनी कितनी भोली हो तुम मास्टरनी। क्यों? अरे वो तुम्हें समझाए उससे पहले तुम उसे समझा दो। पर हम क्या समझाएंगे? बीवी हो, पति को कंट्रोल में करना सीखो। एक काम करो, जब तुम्हारा फोन खत्म हो जाए ना, बगल में गौशाला है, वहां से थोड़ा गोबर ले आना। अभी आप बात को समझने की कोशिश कीजिए रणवीर जी, प्लीज। घर वाले हैं मेरे, नाराज है लेकिन दुश्मन नहीं है मेरे कि उनके खिलाफ जाकर
उनके खिलाफ जाकर जानबूझकर उनका दिल दुखाऊं मैं। वो नहीं चाहते कि मैं आपसे मदद लूं, तो मैं नहीं ले सकती हूँ आपसे मदद। अब बस, अब बस, अब नहीं करूंगा परेशान। बस एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे आज, ये मदद करना मेरी हॉबी नहीं है, ना मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है कोई। कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त? सबको अपनी ही किसी बात पे रोना है। वजह होती है क्यों किसी और के सुख के लिए कोई अपना चैन खोता है, वो वजह नहीं जो आप सोच रही हैं। अब बस, अब परेशानी नहीं होगी आपको, प्रॉमिस। वो तो क्या था कि वो अशोक और मेरी राइवलरी की जो कहानी थी ना, उसे एक अच्छे मोड़ पे छोड़ना चाह रहा था। वो कहानी आज आपने खत्म कर दी। बहुत अच्छा किया कि आपने खुद अपने हाथों से मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। तो अब वजह नहीं है उसे खटखटाने की, तो अब नहीं खटखटाऊंगी, अब नहीं। अपना और इसका ध्यान रखिएगा। गुड बाय। हर कोई बस यही कह रहा है कि इस केस में कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, ऐसे मामलों में स्टे ऑर्डर बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपके ससुर साहब ने जिसे वकील किया है ना, वो बहुत बड़े वकील हैं और जरूरत पड़ने पर वो कोर्ट में अशोक साहब का नाम भी उछालेंगे। अशोक साहब घर से कैसे भागे, भागने का कारण, आपके और उनके संबंध। अब आप बताइए, इतने बड़े वकील के सामने कोर्ट में बहस करना ना तो आपके बस की बात है, ना ही कोई वकील वहां केस लड़के अपना रिकॉर्ड खराब करना चाहेगा। लेकिन बिना केस लड़े हार जीत कैसे तय कर सकते हैं? कोई तो ऐसा वकील होगा ना जो बिना डरे केस लड़ने के लिए तैयार हो जाए। है तुम्हारा बाप। देखिए, मेरा मतलब है कि अशोक गुप्ता अगर यहाँ होते, केस ही नहीं होता। फिर भी अगर ये केस होता ना, तो ऐसे केस लड़ने के लिए अशोक गुप्ता जी तुरंत तैयार हो जाते। अपनी जिंदगी से तो नहीं लड़ पाए, केस क्या लड़ेंगे? कोई और वकील? नहीं, ऐसा कोई वकील नहीं है। हाँ, एक वकील हैं, रणधीर शर्मा। आप चाहें तो एक बार उनसे मिल सकती हैं। अशोक गुप्ता के बाद अगर कोई वकील ये केस लड़ सकता है तो वही है। एक बार मिल लीजिएगा उनसे। नमस्ते। यहाँ कैसे? जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी थी वो तो छोड़कर भाग गया। अब हम तुमसे क्यों और कितना चिढ़ते रहेंगे रणधीर? हम जानते हैं कि हमारी बहू यशोदा केस लड़ने के लिए कभी तुम्हारी मदद नहीं लेगी, क्योंकि ये अभी भी अपने ससुराल वालों का लिहाज करती है और उनका दिल नहीं दुखा सकती। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम यशोदा की मदद करो, इसका केस लड़ लो और इसके लिए जो भी तुम्हारी फीस होगी इसे बेच कर रख लेना। नहीं नहीं आंटी, इसकी तो कोई... आंटी नहीं, मुवक्किल। अपने वकील बेटे से यही सीखा है हमने कि वकील का कोई अंकल आंटी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मुवक्किल होता है।
तो बताओ, करोगे ना हमारी मदद? चलो यशोदा, इन्हें कोर्ट के ऑर्डर दे दो। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि अब ये दरवाजा बंद रहेगा, इस पे अदालत का ताला रहेगा। और जब तक अदालत का अगला फैसला नहीं आ जाता, तब तक दोनों में से किसी को भी इसे बेचने या रेंट पे देने का अधिकार नहीं होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इस तरह मेरे बाबूजी के सामने, मेरे घर वालों के सामने खड़ी रहूं। लेकिन मैं मजबूर हूं। ये झोला उठाओ। खड़ी खड़ी क्या देख रही? उठाओ झोला। क्या है इसमें? कुछ नहीं है, खाली है। पति खो दिया, ससुराल भी खो दिया। एक दिन इस कृष्णा की वजह से अपनी जिंदगी भी खो दोगी। अब इसी खाली झोले की तरफ देखकर सोचो, इस कृष्णा के चक्कर में एक दिन तुम्हारी जिंदगी एक खाली झोले की तरह ही ना रह जाए। इस संसार में कोई भी किसी का दोस्त दुश्मन नहीं होता है। यह सब तो परिस्थिति के हिसाब से तय होता है। परिस्थितियों से ही दोस्ती और दुश्मनी का चक्र घूमता है। परिस्थितियां ही दोस्त और दुश्मन तय करती हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षा। भिक्षा, भिक्षा। पहली बार भिक्षा मांग रहे हो? जी मैं वो समझ गई थी, इसलिए नजरें चुरा रहे हो। बीवी बच्चे हैं? जी जी नहीं। एक सन्यासी के लिए सारा संसार उसका परिवार होता है। वो पेड़ देख रहे हो? अब तक की जिंदगी में हमने न जाने कितनी बार कई साधुओं को इस पेड़ के नीचे बैठकर छुप छुप कर रोते देखा है। शायद वो अपना घर परिवार नहीं बुला पाए होंगे। पता नहीं उन साधुओं में से कोई अपने घर लौट के गया होगा या नहीं।
मेरा पति तो लौट के नहीं आया। हाँ, एक सुबह हमारा पति घर से भाग गया था। उसके बाद हम कभी नहीं मिले, लेकिन लोग कहते हैं कि वो साधु बन गया। और आज देखो, सालों से अपने साधु बने पति का इंतजार करने वाली ही औरत से तुम पहली बार भिक्षा ले रहे हो। इसीलिए समझा रहे हैं कि अपने घर वापस लौट जाओ, वरना ऐसे ही किसी पेड़ के नीचे बैठकर एक दिन तुम भी रोगे, और हमारी तरह तुम्हारी पत्नी भी किसी को तुम्हारी कहानी सुनाएगी। क्षमा करे। तुमसे नहीं होगा। क्या नहीं हो पाएगा? वही जो तुम कर रहे। तुमने सोचा है कि तुम अपनी बहू को और उसके बच्चों को परेशान करोगे और ये बात अशोक के कानों तक पहुंचेगी तो वो घर लौट आएगा। हा? आया क्या? आएगा। अशोक लौटकर आएगा और तुम भी देखना, उसे आना ही पड़ेगा। ऐसे हा? तुम्हारी बहू तुम्हारी हर चाल को नाकामयाब कर रही है। आज तो उसने ऑफिस पर स्टे ऑर्डर लेकर यह बता दिया कि वो अपने बच्चों की हक की लड़ाई में पीछे नहीं हटेगी। अब भाई ऐसे देखकर हमें तो नहीं लग रहा कि अशोक घर लौटकर वापस आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। और हम जो कोशिश कर रहे हैं वो अशोक को वापस लाने के लिए ही तो कर रहे हैं। तो अपनी कोशिश को और बढ़ाओ। तुम्हारी बहू में बहुत हिम्मत है, इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली वो। उसे और मजबूर करना पड़ेगा तुम्हें, समझे? तुम ठीक कह रहे हो। हम कमजोर नहीं पड़ सकते, और हम कमजोर पड़ गए तो अशोक घर वापस नहीं लौट पाएगा। फिर ये किस उम्मीद से तुम सबसे 2-4 दिन की मोहलत मांग रही हो? बाबूजी देखिए, हमारी आदत नहीं इशू बनाने की, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब यशोदा रानी अपने बच्चों को सड़क पर ले जाकर के भीख मंगवाएंगी। कामिनी, चिल्ला कह रही हो? है कुछ गलत कह रहे हैं अम्मा? अपने 2 सगे बच्चे तो इनसे पाले नहीं जा रहे और ले आई जाके अपनी सौतन का बेटा। हक की लड़ाई लड़ेंगी, यह कोई बात होती है भला? नहीं तो लड़ूंगी। कृष्णा के हक की लड़ाई तो लड़नी ही होगी। मेरे पति का बेटा है ना वो। लड़ेंगी? कैसे लड़ोगी बताओ? हैं? ये जो बाहर भंडारे में खाना मिल रहा है उससे अपने बच्चों का पेट पाल के लड़ोगी? बोलो। नहीं, रणधीर शर्मा के यहाँ नौकरी करके। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। हाँ, मैं जानती हूँ आप सबको ये फैसला मंजूर नहीं है मेरा, लेकिन अगर एक माँ को बच्चों की जिम्मेदारियां निभानी है तो उसके लिए जो करना होगा। लेकिन तुम्हारे लिए ये पहली बार है अशोक, कैसा अनुभव कर रहे हो? थोड़ा अलग लग रहा है। क्या पता अपनी पहली भिक्षा के अंदर ये अपने घर के भोजन का स्वाद ढूंढ रहे हो। अगर ढूंढ रहे हो तो मत ढूंढना अशोक।
क्योंकि भिक्षा के भोजन में कई घरों का अलग अलग स्वाद होता है और ये अलग अलग स्वाद एक साथ मिलकर सन्यासियों के जीवन का स्वाद बनाता है। इसी से हमारा संसार चलता है। एक सवाल पूछें अशोक? जी पूछिए। मान लो अगर तुम्हें पता चले कि जैसे तुम भिक्षा मांग करके भोजन कर रहे हो, वैसे ही तुम्हारी पत्नी को अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए वो कार्य करना पड़े जो तुम कभी नहीं चाहते कि वो करे, तो क्या करोगे तुम? सुनिए, गुस्सा करके तो देख ही लिया इतने दिनों से, अब इंतजार करके भी देख लीजिए ना। हो सकता है यशोदा की रणधीर के यहाँ काम करने वाली बात अशोक के कानों तक पहुंच जाए और हमारा बेटा वापस आ जाए। आलोक जी, अगर मेरे चाहने से सब कुछ संभव होता तो मैं यहाँ भिक्षा मांगकर आप सबके साथ भोजन ग्रहण नहीं कर रहा होता। मनुष्य चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, होता वही है जो विधाता ने उसके भाग्य में लिखकर भेजा है। वरना आप खुद ही सोचिए, अपने शहर का नामी वकील, घर, परिवार, इज्जत सब कुछ छोड़कर यहाँ भिक्षा के लिए भटक रहा है। जैसे मैं यहाँ अपना जीवन संतुलित करने के लिए जो करना पड़ रहा है कर रहा हूं, उसी तरह यशोदा को भी वहां अपना जीवन संतुलित करने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेगी। इसमें मेरे चाहने या ना चाहने का कोई महत्व है नहीं। क्या करें क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो आखिर क्या करें। क्या हो गया? ये हाथ में प्लास और पेचकस लेके काहे घूम रही हो? देखो, इस समय हम बहुत गहरी सोच में हैं, समझे? क्या सोच रही हो? इस पिलास से हमने यशोदा के कमरे की बत्ती काटी थी। उसके कमरे में अंधेरा छा गया था, लेकिन अब यशोदा को मिल गई है नौकरी, तो अब तो अंधेरा छट जाएगा ना। यही लिए हम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं कि कहाँ का और कौन सा तार काटे जिससे उसकी जिंदगी में ना दोबारा से ऐसा अंधेरा छा जाए जो आसानी से न चल सके। हाँ, तुम एकदम सही कह रही हो, सोचना तो पड़ेगा ही। देखिए, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक पेपर लीक करने का ना 2000 रुपया लगेगा। ये लो, पी लो। ये हल्दी वाला दूध पीकर ना तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। पी लो। लेकिन ये दूध तो ना ही मैंने खरीदा और ना ही मैडम जी ने खरीदा है। हाँ तो क्या हुआ, पी लो चुपचाप। क्या हमारा इतना भी हक नहीं कृष्णा कि तुम्हें एक गिलास दूध पिला सकें? नहीं, इतना तो हक है आपका। आप सही का साथ दे रही हैं, इसलिए मैं आपके साथ ऐसी कोई चीज नहीं करूंगा जिससे आपका दिल दुखे। और मैडम जी भी कहती हैं कि जो सही है उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन जो गलत हो उसके सामने कभी चुप भी नहीं रहना चाहिए। दीजिए। तो यहाँ बैठो। यहाँ? हाँ हाँ, हम कह रहे हैं बैठो। आराम आराम से यहाँ बैठो और ये दूध पियो। पकड़ो, हम अभी आते हैं।
शुरू करो स्टेप नंबर 1। अरे कामिनी, हमको पता चला है कि चौराहे वाले मंदिर पे कुछ साधु महात्मा लोग आ रहे हैं। हाँ, हमको लग रहा है कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, तो हम सोच रहे थे कि उन लोग के पास जाके और जरा अशोक के बारे में मालूम करें। लेकिन फिर हमको लगा कि भाई घर की बात घर ही में रहे, और ये जरूरी थोड़ी है कि साधु महात्मा लोग अशोक को जानते ही हों। लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि उन्हें पता ना हो। अरे छोड़ो, तुम काहे के लिए इस पचड़े में पड़ रहे हो हैं? हाँ। भाई आए और चाहे ना आए, अपनी बला से अच्छा वो जो वहां पर नहीं गए तुम। चलो किचन में चलते हैं, इमरती रखी है। मुझे चलो भाई। लेकिन मैं जरूर जाऊंगा और सबसे पूछूंगा कि उन्हें अशोक गुप्ता के बारे में पता है कि नहीं। कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा।